ओम शांति। आज के इस सत्र में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। बीज संस्कार और जमीन को शक्तिशाली बनाने की विधि, इस सत्र को लेकर ब्रह्मा कुमारीज आज आपके बीच हैं। परमात्मा सदा ही गुप्त रहे हैं। जिस तरह बीज जमीन के अंदर रहता है, पर जब वृक्ष बन फल बिखेरता है तो सबको नजर आता है, ठीक वैसे ही मनुष्य सृष्टि का भी बीज रूप सदा से ही गुप्त रहा है। पर सृष्टि में एक समय ऐसा जरूर आता है जब परमात्मा भी प्रत्यक्ष होते हैं। उनकी अनुकंपा सदैव ही हम महसूस करते हैं। और मुझे याद आता है वो वृत्तांत जो मुझे लगता है कि मैं इस सत्र में जरूर आपके सम्मुख रखूं, कि एक बार आकाश में एक एरोप्लेन उड़ रहा था और अचानक एरोप्लेन अनबैलेंस्ड हो गया। सारे यात्री जो एरोप्लेन में बैठे थे वो बहुत डरने लगे, किंतु एक छोटा सा बच्चा बड़ा निश्चिंत खिलौने के साथ खेल रहा था। सारे यात्री उस बच्चे को देख रहे थे लेकिन अवॉइड कर रहे थे। 15 मिनट का वो दृश्य जिसमें सभी यात्री मृत्यु को बहुत समीप देख रहे थे, उन्होंने सबको डरा कर रखा था। उस दृश्य ने सबको भयभीत करके रखा था। और 15 मिनट के बाद एरोप्लेन वापस बैलेंस्ड हुआ और नीचे आया। सारे यात्री की जान में जान आई कि बस हम बच गए। और वो सारे यात्री मिलकर के उस बच्चे के पास गए और एक ही प्रश्न किया कि मृत्यु से भय तो सबको लगता है, चाहे वो छोटे हों या बड़े। और जब बड़े बड़े हम तुम्हारे सामने डर रहे थे तो तुम्हें डरना तो स्वाभाविक था, पर तुम नहीं डर रहे थे, क्यों? उस छोटे से बच्चे ने मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर जवाब दिया कि हाँ, मृत्यु से भय तो मुझे भी लगता है। और जब मैं अपने बड़ों को देख रहा था कि वो डर रहे हैं तो मुझे भी डर लगना था, पर मुझे डर नहीं लग रहा था क्योंकि इस एरोप्लेन को चलाने वाले पायलट मेरे पापा हैं और मुझे पता है कि मेरे पापा मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। आज सृष्टि काल का भी वो समय है जहां न जाने कितनी आत्माएं भयभीत हैं, लेकिन जब एक अदृश्य चीज डरा सकती है तो अदृश्य परमात्मा शक्ति भी प्रदान करते हैं और उसका आधार है मेडिटेशन। जब हम ध्यान करते हैं तो उस परम सत्ता से हमारा सही कनेक्शन होता है और तब हमें किसी भी परिस्थिति से भय नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि बीज अंदर लगा हुआ है, सही समय पर अपने आप अंकुरित हो जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ कर्मों के बीज भी हम बोए तो हम सदा निश्चिंत रहेंगे कि हम कभी भी कर्मों से प्रताड़ित नहीं होंगे। इसी सत्र को लेते हुए हम आपके सन्मुख हैं। जिस तरह पिछले सत्र में हमने देखा कि स्वर्णिम भारत का आधार शाश्वत यौगिक खेती, और आज के इस सत्र में हम लेकर आए हैं बीज संस्कार एवं शक्तिशाली जमीन। पर हम ये जानते हैं कि जब तक वैज्ञानिक तथ्य हमारे साथ न हो, विवेकशील मानव होने के कारण हम वैज्ञानिक तथ्यों को मापदंड मानकर उनका आधार लेते हैं। तो इस तारतम्य में JB पंत यूनिवर्सिटी की पंतनगर से सुनीता पांडे जी हमारे बीच हैं, जो बीज संस्कार एवं वैज्ञानिक प्रयोग किस तरह हो रहे हैं और हमें किस तरह करना है, इसके बारे में वो हमें जानकारी देंगी। और किस तरह आध्यात्मिकता बीजों के अंदर उत्पादन शक्ति को बढ़ाती है, वो वैज्ञानिक तथ्य लेकर हमारे बीच हैं आदरणीय सुनीता बहन जी। ओम शांति, नमस्कार। आज शाश्वत यौगिक खेती और उससे हम बीज और भूमि को शाश्वत रूप से कैसे बलवान बनाएं, यह हमारा चर्चा का विषय रहेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मुख्य फोकस है कि भारत आत्मनिर्भर बने और किसान की आय दुगनी हो, तो भारत आत्मनिर्भर बनने का सपना तभी पूरा कर सकता है जब भारत का कृषक आत्मनिर्भर बने। और भारत का कृषक आत्मनिर्भर बनेगा तो निश्चित कृषक समृद्ध बनेगा, और जब समृद्ध देश बनेगा, जब कृषक समृद्ध बनेगा तो निश्चित ही देश समृद्ध बनेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा।
तो अब इस आत्मनिर्भरता और किसान को हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हमारे ज़हन में उभर कर आती हैं वो ये है कि किसान की भूमि बलवान हो, क्योंकि जब तक भूमि बलवान नहीं होगी तब तक हम किसान की समृद्धि का सपना संजो भी नहीं सकते हैं। तो भूमि का बलवान होना, और उसके बाद दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बीज का बलवान होना। अगर भूमि और बीज दोनों बलवान हो जाएं, तो जो विपरीत और विषम परिस्थितियां भी खेती में आएंगी उनसे भी किसी स्तर तक निपटा जा सकता है। तो आइए आज की इस प्रशिक्षण श्रृंखला में हम देखेंगे कि शाश्वत यौगिक खेती के माध्यम से हम कैसे अपनी भूमि और जमीन दोनों को बलवान बनाते हैं। तो जब हम शाश्वत यौगिक खेती की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें आ जाती हैं। जैसे आप शब्द ही देख रहे हैं, यौगिक। यौगिक माना योग, योग माना जब हम दो चीजों को मिलाते हैं तो उसे योग कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब किसान खेती करता है तो उसमें वो सबसे पहले अपनी भूमि की तरफ देखता है। तो भूमि को बलवान बनाने के लिए हम उसमें भौतिक ऊर्जा और पराभौतिक ऊर्जा दोनों का प्रयोग करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भगिनी संस्था राजयोग रिसर्च एजुकेशन फाउंडेशन के एग्रीकल्चर और रूरल विंग के माध्यम से इस पराभौतिक एनर्जी पर विशेष काम किया गया और विश्वविद्यालय ने देश के तमाम कृषि विश्वविद्यालयों के साथ, नीतिकारों के साथ और योजनाकारों के साथ मिलकर कई चर्चाएं और बैठकें की, जिसके परिणाम फलस्वरूप हमारे पास कुछ ऐसे प्रयोग संपादित हो पाए जिससे कि हम आज बताने के लिए यहाँ पर हैं कि कैसे शाश्वत यौगिक खेती से हम बीज और भूमि को बलवान बनाकर, शाश्वत रूप से बलवान बनाकर कृषक को समृद्ध कर सकते हैं, कृषक को आत्मनिर्भर कर सकते हैं, देश को आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जा सकते हैं। तो बीज को बलवान बनाएं। कैसे बनाएं? आइए सीखते हैं। हमने कुछ प्रयोग किए। बीज को बलवान बनाने के लिए जहां तक भौतिक तरीकों का हम जिक्र करते हैं तो उसमें बहुत से तरीके हैं। उसको हम सीड प्राइमिंग के नाम से जानते हैं। तो सीड प्राइमिंग हम वाटर सोकिंग से कर सकते हैं, पानी में भिगोकर बीज को विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट दे करके, जैसे उसको रेडिएशन दे सकते हैं, उसको मैग्नेटिक थेरेपी दे सकते हैं। बीज को हम वृक्ष आयुर्वेद की में उल्लेखित बहुत सारी विधियों से हम उसको पावरफुल बना सकते हैं। जैसे बीज को हम दूध में भिगो सकते हैं बोने से पहले, बीज को हम गौमूत्र में भिगो सकते हैं, बीज को हम गोबर से उपचारित कर सकते हैं। तमाम भौतिक विधियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जो इन भौतिक विधियों के साथ में पराभौतिक विधियों की समावेशता का जो प्रयास किया गया, उसके परिणाम बहुत सुंदर आए। तो पराभौतिक विधियां क्या है? पराभौतिक मतलब मेटाफिजिकल। तो ये है हमारे विचारों के प्रकंपन। जब हम बहुत सुंदर शुद्ध संकल्प क्रिएट करते हैं तो हर संकल्प की अपनी एक एनर्जी लेवल होता है। तो इन संकल्पों को जब हम इन संकल्पों के प्रकंपन वातावरण में छोड़ते हैं, उसको प्रकृति ग्रहण करती है। तो हम बीजों के लिए बहुत पावरफुल संकल्प देते हैं और बीज में क्योंकि मॉइस्चर होता है, उसमें नमी होती है जो प्रकृति का एक अवयव है, तो उन संकल्पों को ये नमी या
प्रकृति पढ़ती है, न केवल पढ़ती है बल्कि मेमोराइज करती है, याद भी रखती है, और न केवल याद रखती है बल्कि उसका प्रत्युत्तर भी देती है। इसका प्रूफ हमारे कई वैज्ञानिकों ने, दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने तमाम तरीके के प्रयोगों द्वारा इसको सिद्ध करने की कोशिश करी है, जिसमें से प्रमुख कुछ नाम मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी। जापान के इमोटो मसारू वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने ये सिद्ध किया कि पानी हमारे विचारों को पढ़ते हैं और हमारे विचारों को पढ़ के वो उसका प्रत्युत्तर भी देते हैं। उनमें जो पानी के जो क्रिस्टल बनते हैं वो विभिन्न प्रकार के बनते हैं। जब शुद्ध और पावरफुल संकल्प हम देते हैं तो पानी के क्रिस्टल बहुत सुंदर बनते हैं। आप इस चित्र में देखेंगे कि जब पानी को प्रेयर की गई, अच्छे संकल्प दिए गए तो कितने सुंदर क्रिस्टल्स का निर्माण हुआ। परंतु जब पानी को डेंजरस संकल्प दिए गए, निगेटिव संकल्प दिए गए, तो या तो क्रिस्टल बने ही नहीं या बड़े डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल बने। तो जब हम बीज जिसमें नमी होती है उसको अच्छे संकल्प देते हैं तो उसके अंतर्गत परिवर्तन आते हैं, बीज के अंदर परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन की वजह से और जो हम भौतिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो दोनों जब साथ मिलते हैं तो बीज एक बहुत सुंदर तरीके से पावरफुल, बलवान बन जाता है। हमने देखा, जब हमने प्रयोग कराया तो हमने देखा कि जब बीजों को पावरफुल संकल्प दिए गए और बीजों को पानी में भिगोया गया, उसको एम्पावर करने के लिए भौतिक तरीका है, तो उसके बाद जो बीज 24 घंटे जैसे हमने पानी में भिगोया, उसके बाद पानी को निथारा और उस पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नापी, तो जो बीजों को हमने संकल्पित किया था, अच्छे संकल्पों से संकल्पित किया था, उस पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम आई, और जिन बीजों को संकल्पित नहीं किया था उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा आई। बीज को जब पानी के अंदर भिगोते हैं तो बीज के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है उसमें से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स बाहर की ओर प्रभावित होने लगते हैं, पानी में आने लगते हैं। तो जब हमने संकल्प दिए कि बीज हमारा बहुत पावरफुल होगा, बीज हमारा बहुत सुंदर ग्रो करेगा और इससे हमें बहुत अच्छी उपज मिलेगी, जब हमने ऐसे संकल्प दिए तो संभवतः, क्योंकि विज्ञान में ये प्रूफ है कि हमारा जो बीज की जो सेल वॉल होती है उसकी परमेबिलिटी पर निर्भर करता है कि कितना खाद्य पदार्थ बीज में से पानी में आएगा। तो खाद्य पदार्थ बीज में से पानी में कम आना मतलब उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होना, वो लीचेट कहते हैं। वो पानी जो बाहर है उसको हम लीचेट कहते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होना मतलब कि बीज की जो बाहर की लेयर थी वो बहुत ताकतवर हो गई, जिससे कि बीज के अंदर का जो खाना था, एंडोस्पर्म के अंदर में जो उसमें फूड मटेरियल होता है, उसका रिसाव कम हुआ। परंतु इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हुई जिन बीजों को संकल्प हमने अच्छे दिए, तो उसका एक ये कारण हो सकता है। तो इस तरह से हम बीज को अच्छे संकल्पों और भौतिक ट्रीटमेंट्स दोनों को जब हम मिलाते हैं और उस बीज को जब हम बोते हैं तो उसके परिणाम अच्छे आते हैं। कैसे अच्छे आते हैं? हमको क्या दिखाई देता है कि बीज की अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। बीज विपरीत परिस्थितियों में, जो चारों ओर बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस के रूप में विपरीत परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में भी अच्छा अंकुरण दे करके और अच्छी तरीके से स्थापित हो जाता है। उसके बीज की अपने को स्थापन करने की क्षमता बढ़ जाती है। रोबस्टनेस इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। बीज बहुत रोबस्ट हो जाता है
उससे निकलने वाली जड़ों का विकास अच्छा होता है, उससे निकलने वाले तने ऊपर जो शूट जिसको कहते हैं उसका विकास अच्छा होता है। तो इस तरह से भौतिक और पराभौतिक विधियों को जब हम एक साथ मिलाते हैं और बीज को बलवान बनाते हैं तो बीज की स्थापना और उसकी बढ़वार अच्छी होती है। तो पराभौतिक ट्रीटमेंट देने से जड़ों की लंबाई में बढ़ावा हो रहा है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। उनके जब बीज अंकुरित होता है तो जो भाग ऊपर की तरफ जाता है जिसको शूट कहते हैं उसकी लंबाई भी बढ़ रही है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे पराभौतिक एनर्जी, जिसको BKRYM लिखा हुआ है, BK राजयोग मेडिटेशन, मतलब राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से शुद्ध और पावरफुल संकल्पों को जब प्रवाहित किया गया, पर उसके प्रकंपन दिए गए तो शूट लेंथ में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा उसका विगर बढ़ा। आप इस चित्र में देख सकते हैं, बहुत क्लियर है कि उसके विगर में, उसकी रोबस्टनेस में बढ़ोतरी हुई। बीज के अंकुरण और रोबस्टनेस में क्यों वृद्धि हुई? क्योंकि उसके अंदर जो एंजाइम निकलते हैं, जब अंकुरण होता है तो उस वक्त सबसे पहले बीज एंजाइम पैदा होता है, तो उस एंजाइम्स की एक्टिविटी में वृद्धि हुई। इसी प्रकार से हमने कुछ फोटोग्राफ्स लिए जिसमें कि जड़ों की बढ़वार और उसकी शूट की बढ़वार आप देख सकते हैं कि जब हमने बीज को कोई भी संकल्प नहीं दिए तब उसकी जड़ों और शूट की बढ़वार थोड़ा कम हुई है, परंतु जब शक्तिशाली और पावरफुल संकल्प दिए गए हैं तो बीज की जड़ों और शूट की बढ़वार अच्छी दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये जब ये कार्य को पूरा कंपाइल किया और इसको एक थीसिस के रूप में जमा किया और इसमें इसका पेपर भी पब्लिश हो चुका है, ये आप देख सकते हैं एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन में इसका पेपर कि यौगिक फार्मिंग थ्रू ब्रह्मा कुमारीज राजयोग मेडिटेशन एंड एंशिएंट टेक्निक फॉर एनहांसिंग क्रॉप परफॉर्मेंस। तो ये पेपर इसी कार्य के ऊपर आधारित है कि जब हमने मेटाफिजिकल एनर्जी को, योग की एनर्जी को बीज को दिया तो किस प्रकार बीज पावरफुल हुआ। ये कुछ एक और फोटोग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं कि हाँ कुछ बच्चे जिन्होंने थीसिस पर काम किया था वो काम कर रहे हैं और इस तरीके से कई प्लेटफॉर्म पर इस पर विचार विमर्श हुआ। ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ये तकनीकी किसानों के मध्य में ले जाई गई, किसान उसका फायदा उठा रहे हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की एग्रीकल्चर एंड रूरल विंग के माध्यम से किसानों को योग की शिक्षा देकर के उनकी खेती किसानी में भौतिक और पराभौतिक दोनों प्रकार की एनर्जी का समावेश करके किसान सशक्त बन रहा है, क्योंकि उसके विचार बहुत पावरफुल बन रहे हैं। और जब किसान सशक्त बन रहा है और उसकी खेती भी सशक्त बन रही है, क्योंकि वो भौतिक और पराभौतिक दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग खेती में कर रहा है। तो मैं आह्वान करूंगी अपने सभी किसान बहनों और भाइयों का कि वो भौतिक और पराभौतिक दोनों प्रकार की एनर्जी को समावेशित करके, एकीकृत करके किसान समृद्ध बने, आत्मनिर्भर बने और देश को आत्मनिर्भर बनाए, समृद्ध बनाए और हमारा देश पूर्व की भांति सोने की चिड़िया सुजलाम सुफलाम बने और पुनः उन ऊंचाइयों को प्राप्त करे जिसमें कि हम कह सकें कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निषद चाकरी, भीख निदान कि सबसे अच्छा, सबसे उत्तम बिजनेस खेती का है, जिसमें एक बीज हजारों बीज पैदा कर देता है। हर एक किसान
भौतिक और पराभौतिक तरीकों का इस्तेमाल करके अपने बीज को अच्छा बलवान बना सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय में जाकर के बहुत व्याख्यानों के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से उन्होंने इस बात को बताया है और इसका प्रचार प्रसार किया है। और ये केवल प्रचार प्रसार तक ही अब सीमित नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जितने किसान जुड़े हुए हैं, जो कि एग्रीकल्चर और रूरल विंग से जुड़े हुए हैं, वो सब इस विधि से अपने बीज को ट्रीट करते हैं और उसके बहुत सुंदर परिणाम उनको देखने को मिलते हैं। यद्यपि अभी शोध इस पर बहुत ज्यादा होना बाकी है और कई वर्षों तक इसमें शोध हो, बहुत सारा डेटा जनरेट हो, तब हम वैज्ञानिक प्रमाणिकता पर ठोस रूप से कुछ कह सकते हैं। परंतु किसानों द्वारा बहुत सुंदर परिणाम दिए जा रहे हैं शाश्वत यौगिक खेती के द्वारा, जब हम बीजों को उपचारित करते हैं, बलवान बनाते हैं। इसी तरीके से मिट्टी को बलवान बनाना, मिट्टी भी प्रकृति है, भूमि प्रकृति है जिसमें बहुत सारी नमी है। तो जब हम भूमि को बहुत अच्छे संकल्प देते हैं, संकल्पों की संरचना करते हैं उसके लिए और उसको संकल्प देते हैं, तो फिर से जो भूमि के अंदर नमी है और भूमि संकल्पों को पढ़ती है और पढ़ करके उसका प्रत्युत्तर देती है। क्या प्रत्युत्तर देती है? भूमि के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी पाई गई, उनकी संख्या में बढ़ोतरी पाई गई। कृषि विश्वविद्यालय में प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि जब हमने योग के प्रकंपन धरती को दिए तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या में बढ़ोतरी पाई गई। और इसके अलावा भौतिक तरीकों से बीज भूमि को उपचारित करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भौतिक और पराभौतिक जब दोनों विधियों को हम मिलाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, एकीकृत करते हैं, तो हमको परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई जो कि रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल विंग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भगिनी संस्था राजयोग रिसर्च एजुकेशन फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं, वो इस तरीके के प्रयोग, जिसको कि हम योग के प्रयोग कहते हैं, निरंतर अपने खेतों में कर रहे हैं। तो मैं आह्वान करूंगी अन्य किसानों से भी कि वो इस विधि को अपनाएं और उसके रिजल्ट्स अपने खेत में देखें, अपनी वाटिका में देखें। अभी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये आज की एक महती आवश्यकता है कि हम योग के प्रयोग करें, क्योंकि योग एक नॉन मॉनिटरी इनपुट है जिससे हम स्वयं का तो सुधार करते हैं और अपने द्वारा फिर हम प्रकृति का सुधार करते हैं, क्योंकि प्रकृति और मैं आत्मा ये दोनों का चोली और दामन का साथ है। अगर मैं इम्पावर हूं तो मैं प्रकृति को कंटिन्यूअस इम्पावर कर सकती हूं, और जब प्रकृति इम्पावर है तो उसके अंदर बहुत अच्छी इम्यूनिटी है। तो उस इम्यूनिटी होने से जो उसका प्रोड्यूस होगा, जो उससे बन करके आएगा, तो उसमें भी अच्छी इम्यूनिटी होगी। और आज खासकर पोस्ट कोविड वातावरण में इस इम्यूनिटी की बहुत जरूरत है। तो अच्छी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें मुझ आत्मा को स्वयं इम्पावर होना होगा, और इम्पावर्ड आत्मा प्रकृति को इम्पावर कर पाएगी, जो कि राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा सिखाया जाता है, बताया जाता है विभिन्न विंग्स के माध्यम से। और एग्रीकल्चर और रूरल विंग उसमें बहुत सुंदर काम कर रही है। तो आइए सभी कृषक, हमारे देश के कृषकों के लिए आह्वान है कि राजयोग सीख करके और उसका प्रयोग फसलों पर करें, अपनी खेती को बलवान बनाएं, भूमि को बलवान बनाएं, बीज को बलवान बनाएं। और बीज और भूमि जब बलवान बनेंगे
तो निश्चित ही किसान बलवान बनेगा, हमारा देश बलवान बनेगा और समृद्ध बनेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनीता बहन जी का, जो कि जेपी पंत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। बहुत सुंदर तथ्यों के आधार पर इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। पर मार्गदर्शन और लाभान्वित हमें तब करते हैं जब हम उसका प्रैक्टिकल प्रूफ देखें। और अभी हमारे बीच जमीन को शक्तिशाली बनाने की विधि, प्रोसेस बताने के लिए BK भोलानाथ भाई, जो कि ग्राम विकास प्रभाग के सक्रिय सदस्य हैं, हमारे बीच आ रहे हैं और हमें बताएंगे कि जमीन को शक्तिशाली बनाने की विधि कौन सी है। और ये सत्य है, जब तक विधि न पता हो तो सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हम जानेंगे भोलानाथ भाई से विधि जमीन को शक्तिशाली बनाने की। आज के शाश्वत यौगिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको ज़मीन को शक्तिशाली बनाने की विधि दिखाएंगे। वैज्ञानिकों ने बताया है कि शक्तिशाली ज़मीन में 45% खनिज पदार्थ, 25% हवा, 25% पानी, 5% सेंद्रीय कर्ब होता है। आज वर्तमान समय ज़मीन में सेंद्रीय कर्ब बहुत ही कम हो गया है। इसे बढ़ाने के लिए वृक्ष आयुर्वेद के आधार से हम जो विधि अपनाते हैं वह आपको दिखाएंगे। इसमें देखिए कि पहले हम जो भी हमारे पेड़ पौधे हो या कोई भी गेहूं का भुस्सा हो या मूंगफली के टर्पल हो, कोई भी किसी भी प्रकार के पौधों के वेस्ट जो भी मटेरियल होते हैं वो हम बिल्कुल जलाते नहीं है। जैसे कि गन्ने के पत्ते हैं वो भी हम बिल्कुल जलाते नहीं है। उसका उपयोग हम कंपोस्टिंग के रूप में खेती में ही करते हैं। वो किस रीति से देखिए कि यहाँ हमारे यहाँ जो खेत है इसमें ये गन्ने के जो पत्ते हैं, सेकंड टाइम का ये गन्ना है और सेकंड टाइम का गन्ना है। जो गन्ने के पत्ते हैं, गन्ने के पत्ते हमने ज़मीन के अंदर ऐसे ही डाल दिए हैं। जैसे कि आपके यहाँ सुविधा है तो डाल सकते हैं। अगर कोई अगली नई फसल लेना चाहते हैं तो उस फसल के लिए आपको इसे क्या करना है कि रोटावेटर के साथ ज़मीन के अंदर इसे मिट्टी के अंदर इसे मिक्स कर दो, तो आने वाली फसल के लिए इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और ये ज़मीन के अंदर ठीक रीति से कंपोस्टिंग हो रहा है। कंपोस्टिंग होते होते देखो कि मिट्टी कैसे मुलायम बन रही है और इसके नेचुरल तरीके से इसमें इतनी खुशबू भी अच्छी आती है कि देखो कि ये ज़मीन बहुत शक्तिशाली बन रही है। और जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, खाद के रूप में ज़मीन को शक्तिशाली बनाने के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। और इसका उपयोग ये ज़मीन शक्तिशाली बनाने के लिए इसका उपयोग बहुत अच्छी रीति से हो रहा है। और किसान कोई भी है, कोई भी देख रहा है, जो भी किसान है, वेस्ट मटेरियल को बिल्कुल जलाना नहीं है। इसका यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस अमरूद के बगीचे में भी किस प्रकार से हमने मल्चिंग किया है। पौधे छोटे हैं फिर भी फल लग रहे हैं और ज़मीन के ऊपर हमने इस प्रकार से वेस्ट मटेरियल का मल्चिंग किया है। यहाँ पे मल्चिंग करने के कारण यहाँ पर ज़मीन की नमी बनाए रखती है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत फास्ट होती है। देखो ये मिट्टी कितनी भुरभुरी बन गई है और इस कारण ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। अभी हम आच्छादन के बारे में देखा, अभी देखेंगे कि हरी खाद किस रीति से बनाते हैं। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे ये हरी खाद बनाई है। खेती में पूरा देंचा के बीज बुआई की है। इसमें केवल देंचा ही बुआई करना चाहिए ऐसे नहीं है, आप दलहन वाली हर प्रकार के बीज भी इसमें मिक्स करके बुआई कर सकते हैं। और ये 1 एकड़ के लिए 20 किलो तक के बीज होना ज़रूरी है, जिसमें 8-10 किलो देंचा या सन के हो और बाकी 1 किलो मूंग, 1 किलो उड़द, 1 किलो चौलाई और राजगीरा हो, धनिया हो, ज्वार आधा किलो, मकई, ये सारे मिक्स करके अगर बुआई करेंगे जिसमें ये तो इसकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी मिलती है। अभी ये करीब 40-45 दिन की फसल है। अभी जब इसको फूल आते हैं पीले तो 50 से 55 दिन 60 दिन तक इसको फूल आते हैं। जब फूल आते हैं तब हम इसको काट के आच्छादन करेंगे या रोटावेटर से ज़मीन में मिलाएंगे तो ज़मीन की उर्वरक शक्ति बहुत फास्ट बढ़ती है। इसमें क्या है, काट के आच्छादन करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि इसके जड़ों में जो है ना, ये देखो इस प्रकार से रूट नोडल्स होते हैं जिसमें हवा में से नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन
इससे ज़मीन का बढ़ता है। इसको अगर उखेड़ कर हम ऊपर फेंकेंगे तो ये सारे हवा में से उड़ जाते हैं, इसलिए इसको काट के अगर आच्छादन करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है और ज़मीन की उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है। और ये सारे जो रूट्स दिखाई दे रहे हैं वो ज़मीन में ही जब कंपोस्ट होता है तो इसका जो ह्यूमस बनता है वो ये हवा में नहीं मिक्स होता है, फसल की ग्रोथ के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसलिए जितना हो सके काट के आच्छादन करना बहुत लाभदायक है। अगर मैन पावर नहीं है तो आप रोटावेटर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं या हल चला के जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं और उसके बाद आप दूसरी फसल इसमें ले सकते हैं। जमीन को शक्तिशाली बनाने के लिए गोबर की खाद किस रीति से बनाते हैं उसकी विधि हम आपको अभी दिखाएंगे। इस प्रकार से यहाँ तैयार जो गोबर होता है ना, तो वो गोबर पहले ज़मीन पे थोड़ा सा डालते हैं, उसके ऊपर थोड़ा वेस्ट मटेरियल डालते हैं और उसके बाद ऊपर और थोड़ा सा गोबर डालते हैं, फिर थोड़ा पानी और गोमूत्र इसमें मिक्स करते हैं, गुड़ गोमूत्र पानी, और उसके बाद फिर थोड़ा वेस्ट मटेरियल डालते हैं और फिर गोबर और गोमूत्र गुड़ मिक्स करके डालते हैं। थोड़ा सा सोयाबीन का आटा, चावल का आटा भी मिक्स करके इसमें डालते हैं और उसके ऊपर ये एक बार अभी ये हिला के दूसरी बार ये इस प्रकार से लगाया है, इस भट्टी लगाई है। अभी देखो ये 1.5 मास के अंदर इस प्रकार से पूरा भूगा बन गया है इस खाद का। इस पूरे 1 ट्रॉली गोबर की खाद में हमने करीब 10 से 15 किलो सोयाबीन की पाउडर बना के आटा बना के डाला है और 5-6 किलो चावल पीस के आटा बना के डाला है। सोयाबीन में जो प्रोटीन होते हैं और बाकी जो घटक होते हैं जिस कारण ज़मीन में जीवाणुओं की कार्यक्षमता बढ़ती है और फसल की ग्रोथ के लिए उपयुक्त मूलद्रव्य सहज उपलब्ध होते हैं। और चावल में भी कार्बोहाइड्रेट्स आदि होते हैं, तो ये कंपोस्ट होने के बाद जब ज़मीन में फसल की ग्रोथ के लिए उपयोगी पड़ते हैं तो वाइट रूट्स भी बहुत बढ़ते हैं और फसल निरोगी और शक्तिशाली होकर बढ़ती है। और जब हम ये यूज़ करते हैं तो उसमें हमें यूरिया DAP आदि कोई डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सोयाबीन जब से हमने यूज करना शुरू किया है तो हमको बहुत अच्छी रिज़ल्ट इसकी मिल रही है कि फसल के उत्पादन भी बढ़ रहा है सोयाबीन के। कभी हम इस प्रकार से पाउडर बना के डालते हैं तो कभी सोयाबीन को रात भर भिगो के दूध बना के भी डालते हैं, तो इसकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी मिल रही है। फसल जैसे कि कई लोग कहते हैं रासायनिक खाद ही आप डाल रहे हो, परंतु ये सोयाबीन का इतना अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। वृक्ष आयुर्वेद में जो बातें बताई उसके आधार से हमने कम खर्चे में बनाने के लिए ये सोयाबीन का पाउडर का इस्तेमाल करना शुरू किया है और इसकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी मिल रही है। अभी हम वृक्षा आयुर्वेद के आधार से जैविक फर्टिलाइज़र किस रीति से बनाते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। जैविक फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस प्रकार से 200 लीटर की प्लास्टिक अथवा सीमेंट की टंकी होना ज़रूरी है। ये 200 लीटर से ज़्यादा होगी तो भी चलेगा। हमने कम से कम 1 एकड़ के लिए एक समय को यूज़ करने के लिए 200 लीटर की ये फर्टिलाइज़र टंकी तैयार की है। इसमें सबसे पहले हमें इस टंकी में 20-25 लीटर पानी लेना है और पानी लेने के बाद हम इसमें देसी गाय के गोबर की जो स्लरी बनाई है पूरा लिक्विड बना के लेना है उसको इस प्रकार से। और ये 10 किलो गोबर की स्लरी इस प्रकार से उस पानी में मिला देना है और ये पानी में डालने के बाद पूरा डालने के बाद इस प्रकार से इसको पानी में डालते हैं और पूरा घोल के लेना है। इसके बाद हम इसमें गोमूत्र मिक्स करते हैं। 8 से 10 लीटर तक का गोमूत्र होना ज़रूरी है। अब इसमें से ये गोमूत्र लाया है 10 लीटर, तो ये 10 लीटर गोमूत्र इसमें अभी हमने डाल दिया है। गोमूत्र के बाद हम इसमें अभी ये 2 किलो गुड़ का पानी बना के लिया है, ये इसमें डाल रहे हैं। ये गुड़ का पानी तैयार किया हुआ है 2 किलो, 1 से 2 किलो तक चल सकता है, कम ज़्यादा। अगर गोमूत्र गुड़ नहीं है तो गन्ने का जूस भी डाल सकते हैं या चीकू आदि ऐसे मीठे फल होते हैं उसका जूस बना के भी इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें
5 किलो सोयाबीन को रात भर भिगो के आज सुबह इसको मिक्सर में लगा के दूध बनाया है। तो ये 5 किलो सोयाबीन का दूध जो है वो हम अभी इसमें डाल रहे हैं इस प्रकार से। तो ये 5 किलो सोयाबीन का जो दूध है वो डाल रहे हैं सारा इसमें। अभी नीचे पाउडर बनी बैठी है तो ये सारा हिला के इसमें डालना ज़रूरी है। दूध भी, सोयाबीन का दूध भी डालते हैं तो इसके साथ इसमें हम लोग 1-2 किलो चावल का आटा बना के उसकी खीर बनाते हैं बॉईल करके, और इसको भी इसमें डालते हैं अभी। तो ये चावल की खीर डालने से वाइट रूट बढ़ने में मदद होती है। सोयाबीन दूध डालने से फसल की ग्रोथ के लिए आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से मिलते हैं। और ये पूरा सब डालने के बाद हम इसको डंडे से घुमा के लेते हैं। एक लकड़ी का डंडा लेके उसको इस तरह से घड़ी की दिशा में घुमा के लेते हैं। पूरा भौरा तैयार होने तक इसको घुमाते हैं 1-2 मिनट तक। ऐसे घुमाते समय भी हम इसको परमात्मा की याद में श्रेष्ठ शक्तिशाली वाइब्रेशन देते हैं। मन में संकल्प करते हैं कि आपको मेरे खेती की फसल को निरोगी और शक्तिशाली होकर बढ़ाने में मदद करनी है। तो ये ईश्वरीय शक्ति मन के वाइब्रेशन बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये पूरा घुलने के बाद हम इसको बाकी पानी भर देते हैं और ऊपर से 6 इंच तक खुला रखते हैं यहाँ तक, और बाकी सारा पानी भर के फिर ये अभी पानी भर रहे हैं। और पानी भरने के बाद हम इसको इस प्रकार से जाड़ा कपड़ा हो या बारदान हो इससे ढक देते हैं। ये टंकी छांव में रखना बहुत ज़रूरी है, धूप में नहीं रखना है। खेती में कहीं भी पेड़ के नीचे हो या ऐसे छांव बना के उसके नीचे रखना है, और फिर इसको ऐसे रस्सी से बांध के रखना है। ये जाड़े कपड़े से ही बांधना है क्योंकि जब अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस चलती है तो इसमें जो गैस बनती है वो गैस इसके अंदर से निकल जाना ज़रूरी है। और साथ साथ इसको अंदर में अंधेरा होना ज़रूरी है क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है वो अंधेरे में ही अच्छी तरह से काम करते हैं। अगर उजाला होता है तो उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ नहीं होती है। अंधेरे में होने के लिए इस प्रकार से ढक के रखना ज़रूरी है। सुबह शाम इसको ढक्कन निकाल के, ये कपड़ा निकाल के सुबह शाम रोज़ ऐसे इसको घुमाना है। इसकी फर्मेंटेशन जो पीरियड है, किण्वन प्रक्रिया का पीरियड, वो कम ज़्यादा होता है। अभी ठंडी के दिनों में फर्मेंटेशन के लिए ज़्यादा दिन लगते हैं, 10-12 दिन तक लगते हैं। धूप के दिनों में वो थोड़ा जल्दी समय होता है। बारिश के दिनों में 5-6 दिन तक ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। अभी हम इसमें सोयाबीन का डाला है तो इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए अभी इन बारिश के दिनों में 10 दिन तक इसका फर्मेंटेशन पीरियड होता है, और 10 दिन बाद उसका सारा विघटन होके फिर जब हम इसको ड्रिप से देना है तो छान के लेते हैं, और पानी के साथ देना है तो इसी को एक नीचे इस प्रकार से ऐसे टूटी बना के रखते हैं। ये यहाँ पे बनाई हुई है नीचे टूटी, इसको चाबी लगा के फिर पानी के साथ इसको छोड़ देते हैं, या तो फिर हाथ में बाल्टी लेके मग से अथवा ग्लास से ज़मीन गीली होती है तब इसको ज़मीन के ऊपर छिड़काते हैं। और बारिश के दिनों में भी ऐसे ही अगर ज़मीन पे छिड़काएंगे तो भी इसकी रिज़ल्ट अच्छी होती है। इसमें बहुत सारे जीवाणु तैयार होते हैं। गोमूत्र के कारण जो अमृत उसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं तो कई सारे जीवाणु भी तैयार होते हैं। देशी गाय के गोबर में भी इसके जीवाणु जो होते हैं वो सोयाबीन दूध के कारण, चावल के कारण, गुड़ के कारण इसकी मात्रा बहुत बढ़ती है और ज़मीन में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बहुत फास्ट बढ़ती है। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र ये है, ये हम 15 दिन में एक बार खड़ी फसल में पानी के साथ देते थे, बारिश में छोड़ देते हैं। कोई भी प्रकार की फसल हो इसमें 15-20 दिन में एक बार देना ज़रूरी है, तभी हमारा उपज जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के जो लोग उपज ले रहे हैं उससे ज़्यादा हम उपज लेते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार दिया तो मास 2 मास तक ठीक रहेगा चलेगा, नहीं, ये 15 से 20 दिन में एक बार अगर कंटिन्यूस देते रहेंगे तो इसकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी मिलती है। हम केवल जीवाणु की मात्रा नहीं बढ़ा रहे परंतु इसमें जो सोयाबीन का दूध बना के डाला है या चावल का आटा डाला है, इससे ज़मीन की फर्टिलिटी बहुत बढ़ती है। इस ज़मीन का जो CN रेशियो है, नत्र और कार्बन का जो गुणोत्तर प्रमाण है वो भी मेंटेन रहता है और ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़ती है तो कोई भी फसल निरोगी और शक्तिशाली होकर बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये वृक्ष आयुर्वेद के आधार से
बनाया गया लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसमें कई लोग ये भी डालते हैं, कई प्रकार की खलियाँ भी डालते हैं, जैसे कि सरसों की खली है या तिल की खली है या मूंगफली की खली है। जिनके पास सोयाबीन नहीं है वो लोग 4-5 किलो तक खलियों का भी यूज़ करते हैं। या कई लोग केवल जीवाणु छोड़ना चाहते हैं तो उसमें वो लोग फिर अलग अलग, जैसे कि ये सारे जितने भी फार्मूले हैं वो सारे के सारे वृक्षावृत के आधार से बनाए हैं। कई लोगों ने इसका नाम अलग अलग दिया है, कईयों ने अमृत पानी दिया है, कईयों ने जीवामृत दिया है, कईयों ने जैवरस दिया है, परंतु ये सारी बातें जो लिखी हुई है प्रूफ सहित जो है वो वृक्षावृत में ही मिलती है और हम लोग वृक्षावृत के आधार से बेस पर इसको करा रहे हैं। तो आप जीवामृत और जैवरस जो है या अमृत पानी है उससे ज़्यादा शक्तिशाली विधि अगर कोई है तो ये सोयाबीन की दूध वाली है और इसको हम यूज़ कर रहे हैं, अच्छी रिजल्ट मिल रही है। अभी हम आपको बीज संस्कार करने के लिए बीजामृत बनाने की विधि किस रीति से वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक प्लास्टिक की बकेट में 1 लीटर पानी लिया है और उसमें करीब 100 ग्राम तक देसी गाय का गोबर डाल रहे हैं इसमें। और ये देसी गाय का गोबर हाथ से मिक्स कर रहे हैं और इसके बाद हम इसमें 100 मिली तक गोमूत्र डाल रहे हैं। देसी गाय का गोबर ही गोमूत्र मिक्स किया है उसमें। उसके बाद हम इसमें एक 20 ग्राम गुड़ का पानी बना के उसमें मिक्स कर रहे हैं। ये 20 ग्राम गुड़ का पानी हो या 50 मिली गन्ने का जूस हो मिक्स किया है। फिर उसके बाद हम इसमें ये छाछ जो है वो 200 मिली छाछ इसमें हम डाल रहे हैं। छाछ डाल दिया है उसमें। फिर हम इसमें एक 10 ग्राम चूना जो होता है बिना बीजा हुआ चूना, उसकी पाउडर बना के हम इसमें ऐड कर रहे हैं। 10 ग्राम चूने की पाउडर ऐड कर रहे हैं। अब ये सारा मिश्रण एक इसमें डालने के बाद हम एक छोटी सी लकड़ी लेके उसको घुमा के लेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। घुमाते समय भी हम परमात्मा की याद में एक श्रेष्ठ संकल्प करते हैं कि अभी हम जो बीज बोआई करने जा रहे हैं उस बीज की जर्मिनेशन पावर अच्छी हो, इसके लिए आपको सहयोगी बनना है, मदद करना है। ऐसे सकारात्मक सोच के वाइब्रेशन हम इस बीजामृत को दे रहे हैं घड़ी की दिशा में घुमाते समय। और फिर इसको 1-2 घंटे के बाद हम यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, थोड़ा सा इसको जाड़े कपड़े से बंद करके रखते हैं, हवा बंद करके रखते हैं, इस प्रकार से ढक के रखते हैं। और 1-2 घंटे के बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 दिन तक इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और लगाने की जो बीज को लगाने की जो विधि है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसको छाँव में ही रखना है, धूप में नहीं रखना है, या अंधेरे में रखेंगे तो भी अच्छा है। ये 2 दिन तक ये बीजामृत को हम यूज़ कर सकते हैं। और वैसे 12 घंटे के बाद यूज़ करेंगे तो अच्छा होता है। फिर भी अगर कोई जल्दी है तो 1-2 घंटे के बाद यूज़ करेंगे तो भी अच्छा है। अभी इस तैयार बीजामृत से हमने इसमें ये मग में लिया है थोड़ा बीजामृत और यहाँ पे सोयाबीन दिखाई दे रहे हैं। इसको हाथ से थोड़ा इस प्रकार से ये बीजामृत छिड़का के ले लो ऊपर से, और थोड़ा सा छिड़काने के बाद तुरंत उसको हाथ से लपेट लो। थोड़ा हल्के हाथों से ऊपर नीचे करना है। और सारे बीजों को लगाने के बाद फिर हम इसको ऊपर नीचे करके सारे बीज को, अगर ये बीजामृत लपेट लिया तो इसको हम इस प्रकार से एक गोनी के ऊपर इसको बिछा देंगे इस प्रकार से। और छाँव में बिछाने के बाद थोड़ा हाथ से उसको ये करने के बाद फिर हाँ इस प्रकार से फैलना है। और उसके बाद इसको 5 मिनट भी नहीं लगते इसको सूखने में। 5-10 मिनट बाद जब ये सूखते हैं ना तो तुरंत इसको लेके इसकी बुआई करने के लिए ले सकते हैं। एक बार बीजामृत लगाएंगे तो ये 1 दिन तक 10-12 घंटे तक चलता है। फिर भी अगर दूसरे दिन अगर किसी कारण बीज बुआई नहीं हो गई तो दूसरे दिन दोबारा आप बीजामृत लगा के इस प्रकार से लगा सकते हैं। कोई भी प्रकार के बीज हो इस प्रकार से ये बीजामृत लगाना जरूरी है। जैसे अभी हम मार्केट से अलग अलग बैक्टीरिया खरीदते हैं, ट्राइकोडर्मा है, पीएसबी है या राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, ऐसे इसमें अलग अलग प्रकार से बैक्टीरिया खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देसी गाय के गोबर गोमूत्र से सब प्रकार के बैक्टीरिया इसमें होते हैं और जर्मिनेशन पावर इससे बढ़ती है।
और इसी के साथ जो मेडिटेशन से बीज संस्कार होते हैं वो भी करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने पहले दिन सुना है कि बीज संस्कार मेडिटेशन से किस प्रकार से कितने अच्छे रिजल्ट मिले हैं, जिस कारण पहले बीज की पूजा करते थे। तो ये बीज संस्कार करने की विधि हम सभी को अभी करना ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं कि खरपतवार से कैसे खाद बनाते हैं। इसमें वृक्षा आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छी रीति से उल्लेख है। ये खरपतवार जो होती है किसानों के लिए बहुत, जैसे कि किसान बोलते हैं कि इसको ये अपने फसल के लिए तंग करने वाला ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये वेस्ट है। जो वेस्ट को हम बेस्ट किस रीति से बना सकते हैं ये अभी यहाँ देखेंगे। ये जो खरपतवार है, खरपतवार कोई भी किसी भी प्रकार की खरपतवार हो, इस जड़ों सहित लेनी है और ये जड़ों सहित इसका इस फर्टिलाइजर में इसका इस्तेमाल करना है। ये जो जड़ें इसलिए लेने हैं कि इसके जड़ों के ऊपर भी जो बैक्टीरिया होते हैं, जड़ों के ऊपर के बैक्टीरिया इसमें बहुत अच्छी रीति से बढ़ते हैं और ये इसमें जो भी रस है, जो भी हरिद्रव्य होता है, इसमें एनपीके होता है, ये पूरा इस लिक्विड में आ जाता है और ये अच्छी रीति से फर्टिलाइजर बनता है। किसी भी प्रकार का ये खरपतवार इसमें चलता है। ये छोटे छोटे टुकड़े बना करके लेने हैं। ये खरपतवार जो है छोटे छोटे टुकड़े बना करके लेने हैं। पहले ये टुकड़े कितने हैं, अगर 10 किलो है तो 10 लीटर पानी इसमें पहले डालना है और उस 10 लीटर पानी में 1 किलो गोबर, 1 लीटर गोमूत्र और साथ साथ ये 10 किलो जो भी खरपतवार के किए हुए टुकड़े हैं, ये टुकड़े इसमें मिलाना है और इसे हर दिन सुबह और शाम डंडे से पूरी रीति से क्या करना है, इसका घोल, बड़ा घोल बन जाए ऐसे इसको हिलाते रहना है। सुबह और शाम हर दिन एक काम करना है और साथ साथ इसका जो मुख है, ये मुख पूरे जाड़े कपड़े से इसको बांध करके रखना है और ये टंकी जो है टंकी छांव में होनी चाहिए। तो ये जो किण्वन प्रक्रिया है, ये खाद बनाने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन तक लगते हैं। ये अच्छी रीति से इसमें ये जो फर्टिलाइजर बनता है और ये बनी हुई जो भी ये खाद है, ये खाद हम पानी के साथ जमीन के अंदर दे सकते हैं, या अगर अपने पास ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप इरिगेशन को छान करके ये ड्रिप इरिगेशन से भी दे सकते हैं। इसमें तैयार हुआ ये जो खाद है, ये खाद हम 15 लीटर पानी में डाल करके स्प्रे के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी हम देखेंगे कि नाइडेप सिस्टम से गोबर की खाद किस रीति से बना सकते हैं। ऐसे तो किसान अपने पालतू जानवरों का जो भी गोबर आदि निकलता है वो खड्डे में जा करके उसे कंपोस्टिंग करते हैं, लेकिन वो खड्डे में डालने से कंपोस्टिंग नहीं होता है। लेकिन ये किसान ने बनाई हुई विधि है। ये नाइडेप सिस्टम से किस रीति से बनाते हैं, इसके लिए पहले एक ये ऐसी दीवार वाली, ऐसी एक 5 फुट चौड़ाई वाली 3 फुट ऊंचाई वाली एक चेंबर बनाना है। इसमें लंबाई कितनी भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये 5 फुट वाली और दीवार बनाते वक्त ये 9 इंच की दीवार होती है और इसके में ये छेद होते हैं, ऐसे छेद होते हैं। ये छेद वाली दीवार इसमें बनानी है और ये जब ये दीवार बनती है तो उसके अंदर जो भी अपने घर में या पेड़ पौधों का जो भी वेस्ट होता है वो वेस्ट ऐसे कम से कम 1 फीट तक ऊंचाई वाला लेयर पहले डालना है। उसके ऊपर ये जो गोबर होता है जानवरों का, वो उसके ऊपर एक लेयर 1 से 1.5 फुट ऊंचाई वाला, ऐसे करते करते ये जो नाइडेप की जो खाद चेंबर है, चेंबर अच्छी रीति से भरना है और ये चेंबर जब तक ये 3 फीट ऊंचाई तक भरे और उसके ऊपर अगर मिट्टी का लेप दे करके इसे हम अच्छी रीति से छोड़ दे तो कम से कम 1.5 या 2 मास के अंदर ही ये अच्छी रीति से गोबर की खाद बनती है। जो हम खड्डे में डालते हैं कम से कम 1 साल के बाद निकालते हैं, तब भी वो अच्छी रीति से कंपोस्टिंग नहीं होता है। लेकिन ये नाइडेप सिस्टम की जो खाद बनाने की जो पद्धति है, इसमें 2 मास के अंदर और अच्छी रीति से, जैसे कि यहाँ ये बनाया हुआ है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये देखो जैसे कि चाय की पत्ती जैसा इसमें गोबर की खाद बनती है और उसमें बहुत ताकत होती है। जैसे हम खड्डे में डालते हैं उसमें से बहुत सारे बारिश का पानी आने से बहुत सारे बैक्टीरिया निकल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसे ही रहते हैं और बहुत शक्तिशाली खाद बनती है। इसी खाद से हम, यही खाद अगर हम केंचुओं को दे देंगे तो इससे भी ज़्यादा वो वर्मी कंपोस्ट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 मास के अंदर ही ऐसी खाद बनती है। अभी हम आपको टॉनिक बनाने की विधि बताते हैं। बाह्य वातावरण के कारण जब फसल कमज़ोर दिखाई देती है तब फसल को टॉनिक देना आवश्यक होता है। जमीन से टॉनिक देना है तो 20 लीटर छाछ और 10 लीटर गोमूत्र 1 किलो गुड़ मिलाकर 2 दिन रखें और पानी के साथ जमीन में देने से फसल की ग्रोथ अच्छी दिखाई देती है। फसल पर स्प्रे करना है तो जमीन से देने के लिए
तैयार किए हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र में से आधा लीटर और छाछ आधा लीटर 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। जब धूप कम होती है तब स्प्रे करें। टॉनिक के रूप में हम कभी कभी आधा लीटर दूध, 200 मिली गोमूत्र और 50 ग्राम गुड़ 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। गर्मियों के दिनों में 15 लीटर पानी में 100 ग्राम शक्कर और 50 मिली नींबू सत्व मिलाकर स्प्रे करें। इसी प्रकार से फसल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयाँ हम घर में बनाकर उपयोग कर सकते हैं। अभी हमने कुछ एक विधियाँ आपको बताई है, बाकी आप हमसे जुड़े रहेंगे तो समय पर बताते रहेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भोलानाथ भाई आपका। प्रमाण के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अभी हम जानेंगे कि 5 तत्वों को सहयोगी कैसे बनाया जाए। हमारे बीच बी के मनीषा बहन उपस्थित हैं जो हमें बताएंगी कि 5 तत्वों को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। पर मैं थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर आपका ध्यान खिंचवाऊंगी। जिस तरह 5 तत्व हमें सहयोग देते हैं, आज ये प्रकृति ही विकराल रूप धारण किए हुए है, क्योंकि इसी प्रकृति का हमने सदुपयोग करते करते दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। और शास्त्रों में भी परमात्मा के आने की भी 5 निशानियां ही प्रमुख बताई गई, जो हर एक भूमि, गगन, जल, वायु, अग्नि तत्वों पर ही निर्धारित करता है कि वो 5 तत्वों को आकर स्वच्छ और पवित्र करता है। उसमें पहली निशानी परमात्मा के आने की बताई गई कि जब अनाज पैकेटों में बिकेगा, दूध बोतलों में बिकेगा, कन्या अपने मुख से वर मांगेगी और कृष्ण के साथ खेलने वाली पवित्र पशु गाय गंदगी में मुंह डालेगी। एक कुआं 5 कुओं को पानी पिला लेगा, किंतु 5 कुएं मिलकर एक कुएं को पानी नहीं पिला पाएंगे। अर्थात एक माता पिता अपने 5 बच्चों को तो पाल लेंगे, लेकिन 5-5 बच्चे मिलकर अपने एक माता पिता को नहीं पाल सकेंगे। और वर्तमान में वो दृश्य हम देख रहे हैं। भारत जैसे भावना प्रधान देश में वृद्धाश्रम खुलना कोई खुशी की बात नहीं। जब ये 5 तत्व हमारे सहयोगी बन जाएंगे, मानव के अंदर भी ये 5 तत्व शुद्ध हो जाएंगे, तो सतोगुणी आत्मा अपने उस विधि पूर्वक अपने उसी ओरिजिनल फॉर्म में आएगी। और ये सत्य है कि विधि से ही सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं अभी सादर आमंत्रित करती हूँ मनीषा बहन को, वे आए और 5 तत्वों को शक्तिशाली बनाने की विधि हम सबको बताएं। मनीषा बहन। आत्मनिर्भरता के लिए विशेष करके कल से ट्रेनिंग चालू हो गया है, जिसमें हमने कल देखा कि सूक्ष्म पर्यावरण का क्या महत्व है। आज हम देख रहे हैं कि प्रकृति का खेती के अंदर या हमारे जीवन के अंदर क्या महत्व है। सृष्टि के रचनात्मक कार्य में विशेष प्रकृति का महान योगदान रहा हुआ है। उसी के कारण ही संपूर्ण सृष्टि में सजीवता प्राप्त हुई है। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर भी प्रकृति का अनन्य साधारण महत्व प्राप्त हुआ है। आदि काल से लेके सृष्टि में प्रकृति ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, खुशी का सहयोग दिया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि प्रकृति हमारे लिए क्या है और हम प्रकृति के लिए क्या है। प्रकृति हमारे लिए अनाज दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, हर पल हर घड़ी हमें बेहतर बनाने का वो प्रयास कर रही है। हम उसको विष दे रहे हैं यूरिया के माध्यम से, कीटनाशक के माध्यम से, लेकिन वो फिल्टर करके हमारा जीवन अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए प्रकृति हमारे लिए तो वरदान है, लेकिन हम प्रकृति के लिए क्या है, ये सोचने की बात आकर खड़ी हो गई है।
इसीलिए पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा प्रकृति के साथ क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, और उस रिलेशन को हम किस तरह से बेहतर बनाइए, उस रिलेशन को हम कैसे बेहतर बनाए। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति और हमारा बहुत ही आपस में गहरा संबंध है। जब आत्मा और प्रकृति का आपस में मिलन होता है तो जीवन रूपी यात्रा चालू हो जाती है, और जहां पर प्रकृति और आत्मा दोनों अलग अलग हो जाते हैं वहां पे हमारा जीवन रूपी यात्रा खत्म हो जाती है। इतना हमारा प्रकृति के साथ बहुत ही ऊंचा और गहरा संबंध है। इसीलिए प्रकृति माना प्रकृति का छोटा रूप एक शरीर है और प्रकृति का बड़ा रूप एक खेती है। इसीलिए मैं आपको एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपका तो, आप किसान भाई बहनों का तो कर्म क्षेत्र खेती है, लेकिन इन 5 तत्वों का भी कर्म क्षेत्र क्या है, कभी सोचा है? क्योंकि खेती में भी 5 तत्व सही मायने से उपलब्ध होंगे तभी हमारी फसल अच्छी आ सकती है। माना ही 5 तत्वों का भी कर्म क्षेत्र खेती ही है। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर और खेती में हाफ पार्टनर विशेष करके प्रकृति है। तो क्या सोचिए थोड़ा सा कि जब पानी का बूंद पानी में जब गिरता है तो उसके तरंग पानी में निर्माण न हो, ऐसा हो नहीं सकता। उसी तरह से हमारे मन में जो विचार निर्माण होते हैं तो हमारा गहरा संबंध प्रकृति के साथ है। तो हमारे मन का भाव, हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचार, उसी के अनुसार किया हुआ व्यवहार क्या प्रकृति पर इफेक्ट नहीं कर सकता? और कर सकता है तो फिर हमारा रिलेशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? इसीलिए देखते हैं कि प्रकृति को बेहतर बनाना है तो समय की पुकार है, समय की मांग है कि हमें अपनी विचारधाराएं, हमारे व्यवहार, हमारा दृष्टिकोण, हमारी भावनाओं को परिवर्तन करना जरूरी है। क्यों परिवर्तन करना है? किस लिए परिवर्तन करना है? क्योंकि परिवर्तन करने बगैर हम प्रकृति को अपना दोस्त नहीं अपना सकते, अपना दोस्त बना नहीं सकते। और जब अपना दोस्त नहीं बना सकेंगे तो खेती के अंदर जिस तरह से उनका सहयोग चाहिए वो सहयोग हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी विचारधाराओं को अब सकारात्मक बनाना, प्यार की श्रेष्ठ भावनाएं प्रकृति के प्रति निर्माण करना आवश्यक हो गया है। क्योंकि प्रकृति के कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार हम अपने को बेहतर बनाएंगे तो ही आने वाला हमारा जीवन, हमारा समाज क्या हो सकता है कि बच सकता है। इसीलिए हमें विशेष करके प्रकृति को हम जो देना चाहते हैं वो कैसे दे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रकृति का सिद्धांत है कि आप मुझे 1 दो, मैं आपको 1000 दूंगी। तो हमने प्रकृति को नकारात्मक दिया, विष दिया, हमने फर्टिलाइजर यूज किया, तो क्या हुआ?
धीरे 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 हमारे जीवन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत आ गई। धीरे धीरे जहाँ पे सब लोग प्यार से, अपनेपन से, त्याग भावना से रहते थे, वहां पे दो लोग आपस में मिलजुल के रहना मुश्किल हो गया है। तो ये किसका परिणाम है? हमारे प्रकृति से जो रिलेशन है वो धीरे 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 स्पॉइल होता जा रहा है। इसी के कारण नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसको बदलना है तो हमें प्रकृति को प्यार से, प्रकृति को बहुत सुंदर दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कभी अपने आप के खेती में धरती माँ से कभी बात की है? हे धरती माँ, तुम कैसी हो? तुम हो इसीलिए हम हैं। तुम न होती तो हम न होते। फिर एक सेकंड उस प्यार की नजर से कभी आपने देखा? अनाज को, हमें फसल को अच्छी तरह से निर्माण करने के लिए जब हम बीज बोते हैं तो उस बीज को कृतज्ञता के दृष्टि से, प्यार की दृष्टि से, अपनेपन की भावनाओं से कभी देखा? तो जब हम जो बहती गंगा थे, किसकी? प्यार की बहती गंगा थे, अपनेपन की बहती गंगा थी। भारत की संस्कृति अपनाना सिखाती है, भारत की संस्कृति ऊंचा बनाना सिखाती है। तो भावनाएं जब खेती से जुड़ जाएंगी, प्रकृति से जुड़ जाएंगी, तो कैसे हम बनेंगे? तो सोचिए कि क्या जब हमने बीज को प्यार से देखा, बीज को अपनेपन की भावनाओं से देखा, कृतज्ञता भावनाओं से देखा कि हे बीज, तुम्हारे कारण ही मेरा जीवन आर्थिक, कौटुंबिक, सामाजिक बेहतर बनेगा। जब हम बीज को धरनी माता के पास लेके जाते हैं तो धरनी माता को पहले बताया, हे माँ, आज मैं आपके पास आया हूँ। बहुत सुंदर, ऊंचे विचारों से भरे हुए, दिव्यता से प्राप्त हुए इस बीज को लेते हुए मैं आपके पास आया हूँ। क्या तुम इस बीज को स्वीकार करोगी? इससे ये सृष्टि बेहतर बनेगी, ऊंची बनेगी, महान बनेगी। और फिर ऐसे फील किया कभी आपने कि धरती माँ अपना आंचल खोल के जिस तरह से प्रथम यशोदा मैया ने कृष्ण को अपने गोदी में लिया, इतनी प्यार भरी भावना से एक एक बीज धरती माँ की गोदी में समाता जा रहा है। वो बहुत एक एक बीज संतुष्टता का, अपनेपन का, प्यार का अनुभव कर रहा है और धरती माँ बहुत ही खुश नजर आ रही और चारों तत्व उसको सहयोग दे रहे हैं, झूम रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। क्या ऐसा आपने कभी महसूस किया? जब ऐसा हम महसूस करेंगे तो एक ऊंचा नाता, एक गहरा नाता हमारे प्रकृति के साथ जुड़ जाएगा। और जब ये प्रकृति से नाता हमारा जुड़ जाएगा तो कैसी भी, कौन सी भी प्रकृति में हलचल आएगी
ऊंची नीची परिस्थितियां निर्माण होगी, लेकिन हमें गारंटी है और हम अनुभव कर रहे हैं कि इसमें कुछ भी हमारा नुकसान हो नहीं सकता और ही प्रकृति हमें मदद करेगी, सहयोगी बनेगी। क्योंकि जितनी हमारी श्रेष्ठ भावना प्यार प्रकृति से जुड़ता जाता है, तो वनस्पतियां भी हमें बहुत अच्छा सहयोग देने लगती है। वनस्पतियों के अंदर भी हमारे लिए भावनाएं ऊंची बन जाती है, श्रेष्ठ भावनाएं हमारे से जुड़ जाती है। जिस तरह से कासव अपने बच्चों को कभी दूध नहीं पिलाता, लेकिन अपनी नजर से पालना करके उनको बढ़ाता है, ऐसे एक एक किसान अपने फसलों के लिए, प्रकृति के लिए इस ऊंची नजर से, श्रेष्ठ भावना से, अपनीपन की भावनाओं से पालना देने लगेगा। माना सचमुच वो कासव जैसा ही बेहतर बनेगा। तो आप ही अनुभव कर सकते हैं कि प्रकृति आपको क्या क्या उसके पास के गहरे राज आपको देती जाएगी। मैंने भी एक बार ऐसा अनुभव किया था कि हमारे ही कारदगा के अंदर 2 एकड़ की विद्यालय की खेती है। वहां पर गन्ना लगाया था और वहां घास फूस निकालने के लिए कुछ माताएं आई थी और मैं भी वहां पहुंची थी। मई मास का समय था, दोपहर के करीबन 11:30-12 बजने का टाइम था और इतना पसीना माताओं को आया था, इतनी गर्मी हो रही थी और कुछ टाइम के बाद 10-15 मिनट के बाद ही वो माताएं काम बंद करने वाली थी। तो मैंने माताओं को बोला कि अब आप थोड़ा सा अपने आप से बातें करना और प्रकृति के साथ बात करना, पौधों के साथ बात करना। और उन्होंने आपस में बात करने का बंद कर दिया और उन्होंने प्रकृति के साथ शुद्ध भावनाएं अपनाई। उन्होंने प्रकृति का थैंक्स माना कि हम कितने महान हैं कि आज आपकी सेवा करने का हमें मौका मिला। हे गन्ना भाई, तुम कैसे हो? आज तुम्हारे आजू बाजू का सब स्वच्छ करके आपके जड़ों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर एक सेवा कर रहे हैं। काम का भाव न लाते हुए सेवा भाव निर्माण कर दिया और जैसे ही सेवा भाव निर्माण हो गया तो एक जादू सा हो गया। वहां का पूरा वातावरण चेंज हो गया। जो गर्म हवा चल रही थी, उस हवा ने अपना मुख मोड़ लिया और ठंडी हवा बहने लगी। 10 मिनट में वो गर्मी के कारण काम बंद करने वाली माताएं 2:30 बजे तक काम करती रही, लेकिन उनको ऐसा महसूस हुआ कि हम 10 मिनट ही काम कर रहे हैं। और 2:30 बजे उनको बताना पड़ा कि 3 बजे आपको जाने के लिए बस है। तो फिर उन्होंने काम बंद किया। तो सोचिए, हमारी शुद्ध भावनाएं, हमारे शुद्ध विचार जब प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं तो प्रकृति भी हमारे साथ अच्छा जुड़ती है। और जब ये नाता ऊंचा बन जाएगा तो एक एक किसान श्रेष्ठ बनने लगेगा। उसके आत्मा
आत्मविश्वास बढ़ेगा। भय जो मन में सदा रहता है कि अब खेती में क्या होगा, अब खेती में कैसा होगा, क्या रोग तो आएगा क्या, ये अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार है वो हमारे बंद हो जाएंगे। उसी के उपलब्ध में एक एक किसानों का मनोबल बढ़ेगा, शारीरिक बल बढ़ेगा, कौटुंबिक स्वास्थ्य अच्छा बनेगा और हमारी खेती के अंदर एक अलग प्रकार की हलचल चालने हो जाएगी। हलचल जितनी बढ़ती जाती है उतना जीवाणु की संख्या बढ़ती है। जितनी जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है उतनी जमीन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, माना ही 5 तत्व सही मायने से काम करने लगते हैं, क्योंकि आकाश तत्व की उपलब्धता के बिना कौन सा भी कार्य हो नहीं सकता। इसीलिए हर जगह पे आकाश तत्व होना आवश्यक है। तो इसीलिए हर एक चीज में जब बेहतर होगा तो क्या होगा, ये अनाज भी श्रेष्ठ बनेगा, अनाज भी शक्तिशाली होगा, अनाज में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर बढ़ेगा, फैट की मात्रा कम होगी और हमारा स्वास्थ्य सुंदर बनेगा, हमारा मनोबल शक्तिशाली होगा और इसी के कारण फिर से हमारा भारत देश ऊंचा बनेगा। ओम शांति। मनीषा दीदी, शाश्वत यौगिक खेती अब कृषि वैज्ञानिक भी इसे मानने लग गए हैं। कई वर्षों से इसका प्रयोग हो रहा है कृषि में। वो कौन सा क्षण था या वो क्या सोच थी कि आपको कृषि में राजयोग का प्रयोग करने का संकल्प आया? इसका ऐसा हुआ कि जब हम गांव में, हमारी गीता पाठशाला जो गांव में है जी, और गांव से बहुत जो किसान है वो सेंटर पर गीता पाठशाला में राजयोग करने के लिए आते हैं जी, लेकिन उनके नजदीक जाने का जब योग आया तो हमने उनसे देखा कि बैठ के वो मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि सुबह अमृत वेला होने के बाद जैसे अमृत वेला हो जाता है तो उनको गोठे में जाना पड़ता है, गायों का पालना करनी होती है, दूध निकालना होता है, फिर चारा लाने के लिए खेती में जाना होता है, फिर खेती के जो भी काम है वो दिन भर करना होता है, फिर शाम को भाग दौड़ के आते थे, मुरली सुनते थे जी, और मुरली सुनते समय भी उनका सोच चलता था कि मुझे यहाँ से जल्दी जाना है क्योंकि वर्कर्स नहीं मिलेंगे और दूसरा किसान उनको ले जाएगा घास फूस निकालने के लिए। तो उसी सोच में फिर वो राजयोग का इतना स्टडी नहीं कर पाते थे। ठीक। फिर वो वर्कर्स को मिलते थे, फिर वो भोजन करने के बाद फिर उनको गोटे में जाना होता था, फिर गायों को चारा पानी खिला के रात को सो जाते थे। जी, अमूमन एक किसान की यही दिनचर्या रहती है। तो इस दिनचर्या के कारण हम उनको कितना भी बोले मेडिटेशन करें तो बैठ के इतना मेडिटेशन नहीं कर पाते थे जी। और उनकी जो स्थिति हम देखते थे कि मानसिक स्तर पर भी वो बहुत टेंशन में रहते थे कि वायुमंडल जो चेंजेस होता जाता है तो उसका भी उनको बहुत टेंशन रहता था। काम भी करेंगे तो उस टेंशन से करते थे जी। तो इस टेंशन के कारण, नकारात्मक के कारण उनका स्वास्थ्य पर भी तो इफेक्ट होता है जी। लेकिन उनके कौटुंबिक स्वास्थ्य पर भी उसका बहुत बड़ा इफेक्ट था। घर में शांति नहीं थी, जब भी वो शाम को आएंगे तो थोड़े गुस्सेले, चिड़चिड़ापन था। तो हाँ, थकावट। तो घर में फिर वो आने के बाद अशांति का माहौल रहता था, बच्चे उनसे डरते थे। तो ये सब देखने के बाद और खेती की भी हालत थी कि जैसे पहली खेती बहुत सस्ती थी, करने में लोगों को बहुत खुशी थी, लेकिन अभी की किसान लोगों की ये बात है कि खेती हमें करने में महंगी पड़ती है, हम नहीं कर पाते हैं जी। तो ये सब जब देखा तो सोच आया कि हम बगीचा में इतना अच्छा कर लेते हैं तो खेती में क्यों नहीं करेंगे। अच्छा। तो इससे ये संकल्प आया और उसमें बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट मिलते गए जी जी जी। और इससे ये शाश्वत यौगिक खेती का शुरू हो गया। ये तो संकल्प की शुरुआत यहाँ से हुई।
पर इसकी शुरुआत फिर कैसे हुई? तो बगीचा का अनुभव तो किसान लोग डायरेक्ट नहीं मानते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। तो हमारे पास मास में एक बार मीटिंग होती है, उसमें बहुत किसान लोग मीटिंग में आते थे। जी, तो उनको हम बोलते थे कि हमें मेडिटेशन की खेती करनी है और आप कुछ खेती दीजिए। तो नाम तो 50-100 आते थे। हाँ जी, लेकिन करने के लिए कोई नहीं मिलता था। ठीक। तो आगे जाके एक बाला साहब भाई जो है, हाँ, इचलकंजी में रहते हैं जी, तो उन्होंने आगे आए ठीक कि हम आपको खेती देते हैं, इन पर आप प्रयोग करो ठीक और उसमें हम देखेंगे कैसे होता है। जी, तो उन्होंने भी वो जो खेती दी वो पूरे नीचे के साथ नहीं दी थी। ओके। उन्होंने इस संकल्प से खेती दी थी कि खेती इन बहनों को देंगे, वो इसमें रासायनिक खाद बिना डाले खेती नहीं हो सकती है और वाइब्रेशन से खेती नहीं हो सकती है, तो ये इसमें कुछ भी फायदा नहीं निकलेगा। तो ये बहन जी सबका पीछा छूट जाएगा। हाँ। ऐसे उनका संकल्प था। ओके। इसीलिए उन्होंने खारे पानी पर सेकंड नंबर का गन्ना नहीं आता था। अच्छा जी। तो सेकंड नंबर का गन्ना नहीं आता, इसीलिए उन्होंने वो खेती दी थी। उन्होंने कभी सेकंड नंबर का गन्ना नहीं लिया था जी, ठीक। तो उन्होंने वो खेती हमको दी कि दीदी इस पर आप करने का कि भाई है। आप संतुष्ट हो जाएं अपने प्रयोग से। हाँ से। ठीक। तो इसी हिसाब से उन्होंने हमें दिया। लेकिन उसमें 3 मास का गन्ना और 8 मास के गन्ने जैसा इतना बड़ा 3 मास के अंदर जो दिखाई दिया और उनके पिताजी ने बोला कि ये सही है। ओके। तो उनका भी विश्वास बैठ गया। 3 महीने के अंदर ही इसका असर दिख गया, दिखाई दिया। जी जी। जो सेकंड नंबर का गन्ना कभी उस खेत में हुआ ही नहीं था। उनके पिताजी ने नहीं किया था, उन्होंने नहीं किया था। जी जी। तो आपने इन 3 महीनों में ऐसे क्या प्रयोग किए थे कि 3 महीने में वो 3 महीने का गन्ना 8 महीने के गन्ने जैसा दिखने लग गया था? उसमें हम लोगों ने 4 बातें यूज की थी, विधियां। जो पहले हमने उस मिट्टी को भी सकाश दिया था। ओके। धरती माँ को हमने बोला था कि धरती माँ, जो हम लोग आपको विष खिला रहे हैं, आज से आपको विष नहीं देंगे, लेकिन आपका हमें सहयोग चाहिए। ये पहला किसान हमको मिला है बहुत मेहनत के बाद, तो आप इसमें हमको मदद हेल्प कर देना ताकि हम अच्छा कुछ परमात्मा शक्ति से कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं। ये आप बात करते थे धरती माँ से? हाँ, धरती माँ से। तो ऐसी बात एक ही बार की या हर रोज करनी पड़ती थी? नहीं, उसके बाद उसको साथ में लेना होता है। जैसे कि आपके पास हम अभी आए हैं। हाँ जी। और डायरेक्ट हम यहाँ कुछ काम करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ का स्टूडियो है, आप लोग हैं, हमें डायरेक्ट करने देंगे? यहाँ हमें करना है तो प्रोसीजर से आना होगा। जैसे प्रकृति के साथ हमें काम करना है, तो प्रकृति को भी हमें साथ में लेना होगा। ओके। तो जब प्रकृति को साथ में हम लेंगे तो प्रकृति भी उसको रिस्पेक्ट के साथ लेंगे। ऐसे जाके बोलेंगे तो नहीं मानेगी, लेकिन उसको रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान देंगे तो वो मान जाएगी। ठीक। और वो हमारा नहीं मानेगी, लेकिन परमात्मा जो है वो प्रकृति पति है, उसके थ्रू उसके पास जाएंगे तो जल्दी मान जाएंगे। क्योंकि जैसे कि आपके साथ मेरा कुछ झगड़ा हो गया है और मैं आपके पास अभी आई हूँ कि मुझे मेरा ये काम कर दो। हाँ। तो आप मेरा काम नहीं करेंगे शायद। हाँ, मैं नानुकुर करूंगा। हाँ। मैं नुहार लूंगा जल्दी। और हाँ। मुझे अभी चाहिए आपसे काम और आप ही वो काम कर सकते हैं। जी जी। तो मैं आपसे बड़े जो है, हाँ। जैसे यहाँ सरला दीदी है तो उनके पास जाऊंगी, या आपके ऊपर के जो ऑफिसर है उनके पास जाऊंगी। ठीक ठीक। तो वो आपको ऑर्डर देंगे कि आपको काम करना है। ओके। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो मानना पड़ेगा। हाँ। इसी तरह प्रकृति के साथ हमने जो विष खिलाया है या और भी हमने जो जो टेक्नोलॉजी लाई है, इससे उसको दुख पहुंचा है तो उसका विश्वासघात किया है, जी। तो डायरेक्ट नहीं मानेगी। लेकिन प्रकृति पति के को साथ में लेके उसके पास जाएंगे। पर तो मुझे ऐसा लग रहा था दीदी, जब आपने इतने प्यार से शब्द कहे ना, कि आपने धरती माँ से कहा कि हे धरती माँ, बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से हमको ये किसान मिले हैं, हम आज से आपको विष देना बंद करेंगे, बट हमें आपका सहयोग चाहिए। मुझे तो लगता है कि शायद वैसे ही धरती माता आपको सहयोग देने लग जाए। पर आपकी ये बात भी बिल्कुल तय है कि सालों से
क्योंकि जब से हमने परिवर्तन की खेती में भी परिवर्तन की ओर बढ़े हैं, उस खेती में रसायनों का प्रयोग किया है, तो हमने बहुत ज्यादा जहर पिला दिया है। भारत की भूमि जो सर्वाधिक उपजाऊ कहलाती है वही आज बंजर होती चली जा रही है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। तो आपने दो बातें मुझे समझ में आई कि एक तो आपने प्रकृति से संबंध जोड़ा और दूसरा आपने परमात्मा से संबंध जोड़ा। यानी शाश्वत यौगिक खेती में हम संबंधों पर ध्यान दे रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, राइट बात बहुत है। अच्छी बात। अच्छा, फिर क्या हुआ वो 3 महीने में? आपने पहले तो धरती माता से बात की, परमात्मा से संबंध जोड़ा, और क्या इसमें विधियां अपनाई थी? उसके बाद हमने सेकंड नंबर का जो था बीज संस्करण विधि उसको बोलते हैं। बीज संस्करण विधि। तो बीज को भी हम जैसे अभी साइंस लोग क्या करते हैं कि पेड़ पर बीज को लेके जाते हैं मना, और वहाँ 6 मास रखते हैं जी। तो वो उसका जर्मिनेशन पावर बहुत अच्छा हो जाता है। ओके। तो ये बात तो अपने किसान नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग संकल्पों के माध्यम से, जहाँ राजयोग जो अपना भारत का प्राचीन राजयोग है जी, इसमें मानसिक लेवल पे हम जब अपने विचारों के आधार से फरिश्ता बन जाते हैं तो उनकी आंखों से 7 गुणों की किरणें उसमें जा रही है जी, और एक एक बीज जैसे हीरे जैसा चमक रहा है। उसके अंदर की सब जो चीजें हैं वो एक्टिवेट हो रही है जी, और बहुत शक्तिशाली बीज बन गया है। ओके। जब उसको बीज बोने का होता है तो भी उसके पहले 10 मिनट का योग किया जाता है। और धरती माँ के साथ प्रकृति 5 तत्वों को भी पहले साथ में लिया होता है कि पानी तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है। इन 5 तत्वों को भी और माँ को बोलते कि हे माँ, हम ये जो बीज लाए हुए ये साधारण बीज नहीं है, ओके। ये बहुत शक्तिशाली अपने पिता ने हमें दी हुई अपनी शक्तियों से भर के वो तेरे आंचल में हम दे रहे हैं। इसकी बहुत अच्छी तरह से पालना करके उसको बढ़ाना है और इसके लिए जो भी सहयोग चाहिए वो आप हमें मांग लेना या हम आपको पूरा सहयोग देंगे। और आप और हम मिलके इस धरती को तुमको भी शक्तिशाली बनाएंगे और इस सृष्टि को भी शक्तिशाली बनाने के लिए फसल को बहुत अच्छा बनाना है। फिर वो बीज हम जब खेत में डालते हैं, डालना चालू करते हैं तो बीच बीच में माँ को पूछते हैं, पवन को पूछते हैं कि हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, माँ आपको कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है? अच्छा, आपके पास अच्छी तरह से बीज है, आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसे धरती माँ को अंदर ही अंदर जब बातें करते हैं तो वे वाइब्रेशन अंदर चले जाते हैं और बहुत वहाँ का वायुमंडल जो है वो पूरा परिवर्तन हो जाता है। मुझे तो जब आप ये बातें बता रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है शायद मंदिर में जाकर के कभी हम इसी तरह की प्रार्थना करते थे कि भाई सभी सुखी रहें, सबके सुख की कामना हो, धरती माँ है, प्रकृति माँ है, वनस्पति भी शांत हो, सबकी शांति की कामना करते थे। और ये तो प्रार्थना से बढ़कर प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में लाना हो गया कि हम धरती माँ से, चाहे मन से या मुख से, जैसा भी जो भी आप बात कर रहे हैं, हम रिश्ता बना रहे हैं, रिश्ता कायम कर रहे हैं। और जब भी रिश्ता कायम किया जाता है, अब चूंकि माँ बोल रहे हैं तो धरती माँ सदियों से हमको पालना, हमारी परवरिश करती आ रही है, तो वो तो माँ तो खुशी के मारे जाने कहाँ कहाँ जाएगी और फल देगी ही देगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके मुझे। अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल में जीना हो गया सीधे सीधे। इसका हमने ये देखा इस बीज के अंदर कि जैसे हमारे पास गन्ना होता है, इसकी जर्मिनेशन पावर जो होती है दरअसल जो रासायनिक खाद की होती है उसको आने के लिए 21 दिन लगते हैं। लेकिन जब हम प्रकृति को साथ में लेके काम करते हैं और बीज संस्करण विधि करते हैं तो 90 दिन वो पौधे दिखाई देने लगते हैं। इतना उसमें डिस्टेंस दिखाई देता है। लगभग 11-12 दिन का फर्क आ गया। हाँ, 11-12 दिन का फर्क आया पहले। और हाँ, उसमें भी ये होता है कि जैसे कि पहले से ही वो बीज बहुत शक्तिशाली, माना उसकी ऊंचाई भी अच्छी होती है, जाड़ी में भी बहुत अच्छा बीज रहता है, जैसे कि ग्रोथ पावर उसकी बहुत देखने लायक होती, बहुत अच्छी होती है उसकी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, धरती माता से हमने माता का संबंध स्थापित किया, परमात्मा से हमने पिता का संबंध स्थापित किया, बीज संस्कार जो आप विधि बता रहे हैं, हम बीज से किस तरह का संबंध स्थापित करते हैं? जैसे कि बीज संस्करण विधि
और जमीन शुद्धिकरण विधि जब करते हैं जी। उसका हमने जो फायदा देख उसके जमीन शुद्धिकरण के कारण बैक्टीरिया जो है, जीवाणु जो है, जो फसल को लगते हैं वो बहुत अच्छी तरह से अंदर काम करने लगते हैं जी। और उसके कारण जो बीज जो होता है, जैसे कि गन्ना है तो कोल्हापुर साइड में जो वहाँ का वायुमंडल है उसमें जर्मिनेशन पावर जो होती है नेचुरल खेती की 21 दिन लगता है, लेकिन यौगिक खेती का जो है वो 90 दिन में दिखाई देने लगता है पौधा। तो इतना उसमें दोनों में अंतर दिखाई देता है, लगभग 11-12 दिन का। हाँ, 11-12 दिन का। कई बार ऐसा होता है कि कम समय पर आता है लेकिन कमजोर होता है। जी जी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कम समय पर आएगा लेकिन बहुत शक्तिशाली होगा, मजबूत ये। हाँ, और कौन सा भी वायुमंडल हो, कौन से भी हो, लेकिन उसमें वो टिका रहेगा, वरना उसका असर उस पर नहीं आएगा। मजबूत मजबूत उसको इनर स्ट्रेंथ मिली हुई है, भावनाओं की शक्ति मिली हुई है। हाँ, क्या बात। तो ये भी माना, ये बीज संस्कार और जमीन शुद्धिकरण का इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। बिल्कुल ठीक। दोस्तों, मनीषा दीदी ने हमें जो कुछ भी बताया, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आइए इस पर एक कमेंट्री सुनते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि बीज संस्कार के समय और बीज बोते समय किस प्रकार राजयोग अभ्यास करना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। सर्वशक्तिवान प्यारे प्रभु से अष्ट शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मुझ में समा रही हैं। मेरी दृष्टि इन बीजों पर पड़ते ही ये सर्व शक्तियां इन बीजों में समाती जा रही हैं। बीज संपूर्ण पवित्र और निर्मल होते जा रहे हैं। हर एक बीज बहुत शक्तिशाली बन रहा है। हर बीज जैसे कि प्रकाश में तेज प्रकाश पुंज बन रहा है। हीरे मोती की तरह ये चमक रहे हैं। हर एक बीज में अनगिनत बीज समाये हुए हैं। हर बीज पर सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य की पवित्र शक्तिशाली किरणें पड़ रही हैं। और यह एक एक बीज धरती माँ की गोद में समाते जा रहे हैं। धरती माँ बीज रूपी पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा बहन। हमारे तीनों अतिथियों का हम हृदय से अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर वक्तव्य, हमारा मार्गदर्शन किया और किस तरह किसान अपने हर समस्या का समाधान अपने विचारों के माध्यम से कर सकता है। अगला सत्र कि किस तरह खेती में जानवरों के होने का भी महत्व है। गौपालन, फसल चक्र व्यवस्थापन, किस तरह ये पशुओं का होना भी हमारी भारतीय संस्कृति का सूचक है और फसल उत्पादन में
अधिक उत्पादन में ये हमारे सहयोगी मित्र हैं। तो हम नेक्स्ट सेशन में, अगले सत्र में जानेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।